आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं खेल मोहब्बत का भाग 2। आपका बहुत बड़े वाला आभार दोस्तों। आपने गांव के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। जब कभी शहर की भागा दौड़ी से मन घबराने लगता है तब नानी का घर याद आने लगता है। दिमागी सुकून के लिए गांव की ताज़ी हवा और हरियाली बड़ा कमाल करती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए तो फिर मज़े लेते हैं गांव के। श्रद्धा युवराज को बार बार पीछे देखने को बोल रही थी, लेकिन युवराज उसकी बात अनसुनी कर अपनी मनमर्जी करते हुए पीछे हटते जा रहे थे। नहीं देखूंगा, जितने मर्जी जतन कर लो। कैसे समझाएं आपको, एक बार पीछे देख तो लीजिए। क्यों? जब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखती तो मैं क्यों देखूं? वो झुंझला उठी। आप समझते क्यों नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। देखो तुम। युवराज कुछ और कह पाते कि उनका पैर फिसला और वो पीछे बने तालाब में जा गिरे। कहा था ना पीछे देख लीजिए, अब गिरकर गोते खा रहे हैं ना तालाब में। वो हथेलियों से चेहरा छुपाकर धीरे से बोली और युवराज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जैसे तैसे वो बाहर निकल कर आए और तीखी निगाहें उन पर डाली। मिल गई खुशी। अगर पहले ही रुक जाती तो इतना सब होता ही नहीं। पूरे कपड़े खराब कर दिए, स्टूपिड गर्ल। वो चेहरे से हथेलियां हटाकर बोली। पर किसने कहा था आपको मेरा पीछा करने के लिए? पीछा? तुम्हारा पीछा करने का शौक किसे है? मैं ये चूड़ियां देने आया था, जो तुम वहीं पेड़ के पास भूल गई थी। आया समझ? वो चूड़ियां देखकर बोली। अरे ये तो मैंने जानबूझकर वहीं छोड़ दी थी, थोड़ी खराब थी इसलिए। आपने बेवजह तकलीफ ली। उन्होंने चूड़ियां नीचे पटक दी और शर्ट के बटन खोलने लगे। उनको ऐसा करते देख वो शर्म से लाल हो गई। आप ये क्या कर रहे हैं? उसने झिझकते हुए नजर पीछे हटाकर कहा। युवराज तिरछी निगाहों से उसको घूरते हुए बोले। सोच रहा हूँ कि कपड़ों के साथ नहाने का वो मजा नहीं आया, तो क्यों ना बिना कपड़ों के। उनके इतना कहते ही उसने लाज खाती नजरें उठाई और जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली। मैं चलती हूँ। आपने चूड़ियाँ लौटाने को कष्ट किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इतना कहकर उसने जल्दबाजी में अपना पैर तालाब की ढलान पर रख दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिरने लगी। लेकिन युवराज ने फुर्ती से उसे अपनी बाजुओं में थाम लिया। दोनों अचानक हुई इस घटना से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उसकी पतली गोरी कमर उनकी मजबूत बाहों के घेरे में कुछ पल यूं ही बंधी रही और उनके बालों से टपकती बूंदें बहकर उसके होठों को छू गई तो शर्माकर वो कसमसाने लगी। छोड़िए, हमें जाना है। क्यों छोड़ दूं? पहले गलती कबूल करो कि मुझे देखकर तुम भागने लग जाती हो। मैं आपसे क्यों भागूंगी? झूठ। सच सच बता, मुझे नज़रअंदाज क्यों किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। युवराज का तमतमाया हुआ रूप देखकर वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उसका रुआंसा मुखड़ा देखकर युवराज थोड़ी नरम पड़ गए और उन्होंने सही सलामत उसे ऊपर खींच लिया। वो आगे कुछ कुछ कह सुन पाती कि वो सरपट वहां से भाग गई। अजीब लड़की है, जरा से सवाल पर ही डरने लगी। युवराज आश्चर्य से उसे भागते हुए देखते रह गए। साथ ही उसकी ऐसी हरकत से वो मंद मंद मुस्कुराने भी लगे। स्टूपिड गर्ल। इस बीच वो अपना सारा गुस्सा भूल चुके थे। घर आते समय उन्हें संजय मिल गया। ये क्या? आज का मौसम तो साफ है, फिर आप कहाँ से नहा धोकर आ रहे हैं युवी बाबू? संजय का इशारा उनके गीले कपड़ों से था। युवराज पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर अचानक श्रद्धा का घबराया चेहरा याद करके उनकी हंसी छूट गई। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? मुझे हैरानी से बोला। उफ, उसका चेहरा तुम्हें भी देखना चाहिए था। वो ऐसे ही कांप रही थी जैसे कोई ज़ोंबी देख लिया हो। कौन? किसकी बात कर रहे हो? अरे वही, क्या नाम था उसका, मैं याद नहीं कर पा रहा। हाँ, मिस बैंगल्स वाली जो चूड़ियाँ बेचती है। चूड़ियाँ? यहाँ तो बहुत सी चूड़ियाँ बेचने वाली आती हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? लेकिन तब तक युवराज संजय का कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गए। फिर कभी बताऊंगा, संजय हैरानी से बोला। कमाल है। खैर जो भी हो, उसने कंधा उचकाया और आगे बढ़ गया। आजकल युवराज ज़्यादा से ज़्यादा समय दादाजी के साथ बिताने लगे थे, ताकि उनकी सेहत का पूरा ध्यान रख सके। सुबह सुबह का वक्त था। उन्होंने हेडफोन लगाकर कोई सॉन्ग चला रखा था। तभी दादाजी उनके पास आकर बैठ गए। गाना खत्म हुआ तो उनको सामने बैठा देखकर पूछा। अरे दादाजी, आप कब आए? जब तुम गाने में मशगूल थे तब। ओह, तो मुझे बताना चाहिए था। हाँ, सोच तो रहा था, पर जब तुम्हें जो सुकून से बैठा देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। पर मेरा सुकून तो आपकी सेहत में है।
आप सही तो मैं सही। ये लीजिए गाने सुनिए। युवराज ने हेडफोन निकालकर दादाजी को पहना दिया। अरे अरे, ये सब तुम ही सुनो। मैं तो तुमसे बस इतना कहने आया था कि बाजार से कुछ जोड़ी कपड़े खरीद लाओ अपने लिए। मुझे नए कपड़े का क्या काम दादाजी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे लिए गांव की कोई लड़की पकड़ ली हो? लेकिन मैं तो शादी करने से रहा, और इस गांव की किसी लड़की से तो इम्पॉसिबल। वो दिन भी जरूर आएगा जब ये दादा अपने पोती की शादी दुनिया की सबसे सुशील और प्यारी लड़की से करवाएगा। और क्या पता वो इसी गांव के किसी कोने में छुपी हो। क्या दादाजी आप भी? युवराज दादाजी की बात पर चिढ़ गए। ठीक भाई, कर लेना किसी शहरी लड़की से ही शादी। ना, ना मुझे शहरी लड़की चाहिए ना गांव की। मैं अकेला ही खुश हूँ। युवराज उठे और गर्म हवा की वजह से खिड़कियां लगा दी। वो तो समय खुद ब खुद बता ही देगा कि कौन मेरी पोती बहू बनती है। अभी ये मैं बताने आया था कि नए कपड़े ले आओ, क्योंकि मेरे दोस्त की सबसे छोटी लड़की का ब्याह है परसों, और कल हल्दी, तो उसमें तुम्हें भी चलना पड़ेगा। आप ही चले जाइएगा। मुझे मुझे शादी ब्याह में जाना पसंद नहीं। फिर दोस्त आपका है, उसमें मेरे जाने या ना जाने से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। युवराज बिस्तर पे लेटकर हाथ पंखा झलने लगे। आप एक अच्छा सा एसी क्यों नहीं लगवा लेते? देखो युवी, सालों की रिश्तेदारी की बात है। तुम जाओगे तो सभी को अच्छा लगेगा, और साथ ही थोड़ा घुल मिल भी लेना यहाँ सबसे। इसी बहाने तुम्हारी बोरियत भी कम हो जाएगी। लेकिन दादाजी, मैंने कहा ना, तुम्हें भी चलना है मतलब चलना ही है। अब अगर दोबारा मना किया तो यह छड़ी चल जाएगी। दादाजी ने अपनी छड़ी युवराज की तरफ तानते हुए कहा। ठीक है, पर मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं वाला। और प्लीज़ ये छड़ी नीचे रख लीजिए। खामखा लग गई तो बचे कुछ जिंदगी भी लाठी के सहारे गुजारनी पड़ेगी। संतुष्टि से मुंह फेर कर सो गए। इधर श्रद्धा ठाकुर के कोठी पर पहुंची तो किसी चीज की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सभी नौकर जाकर काम पर लगे हुए थे, और जमुना देवी चिल्ला चिल्लाकर उन सभी को निर्देश देने में लगी हुई थी। ठीक से काम करो, समझे? घर का एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। आखिर कल हमारा बेटा आ रहा है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सुनते ही श्रद्धा के तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि रणजीत और जमुना देवी का बेटा घर वापस आ रहा था। घमंड में उनसे भी 10 कदम आगे था, और ना ही उसके अंदर अच्छे संस्कारों का दूर दूर तक नामो निशान था। लोगों की इज्जत उसके सामने खिलौने की तरह होती थी। वो कारोबार के लिए 2 साल पहले गांव छोड़कर गया था और कल लौटने वाला था। लेकिन श्रद्धा उससे बेहद नफरत करती थी, और इसलिए हमेशा से उससे बचती आई थी। अगले दिन दादाजी के दोस्त रामप्रसाद जी की सबसे छोटी लड़की की हल्दी थी, जिसमें ना चाहते हुए भी युवराज को जाना पड़ा। सुबह 11:30 का ही समय था जब सभी लोग शादी वाले घर पहुंचे हुए थे। दादाजी भी युवराज के साथ लड़की को आशीर्वाद देने वहां पधारे। रामप्रसाद जी ने दादाजी को स्वागत सत्कार सहित अंदर बुलाया। आओ विक्रम, कैसे हो? तभी उनकी नजर युवराज पर पड़ी। ये कौन है? देखा देखा सा जान पड़ता है। अरे देखा तो होगा ही, भूल गए, मेरा पोता है युवराज। बस कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ आया है। दादाजी हंसकर बोले और हल्की सी कोहनी युवराज को जड़ी। इनसे मिलो बेटे, यही है रामप्रसाद अंकल। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। स्माइल देकर युवराज ने गर्दन घुमा ली और मन ही मन बड़बड़ाए। भाड़ में जाए नाइस टू मीट यू, असल में तो आई हेट टू मीट यू ऑल। रामप्रसाद जी आंखें चौड़ी करते हुए मुस्कुराए। हाँ, अब याद आया हो, काफी बदला हुआ लग रहा है। पहले तो कभी इतना शांत नहीं रहता था, पर इसका नाम युवराज नहीं कुछ और था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? छोड़ो ये सब यार, हमें बिठाने का कोई इरादा है या नहीं? वो टालते हुए बोले। हाँ जरूर, आओ मेरे साथ। युवराज ने उनका फेवरेट लाइट ब्लू कलर का साइड स्लिट स्टाइल का कुर्ता पहना था, जिसकी आस्तीन ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। कुर्ते के आगे वाले 2 बटन खुले थे और नीचे ब्लैक जीन्स। कुछ बाल उनके गोरे माथे पर बिखरे हुए थे, जो उन्हें काफी आकर्षित बना रहे थे। ब्राउनिश होंठ और गहरी कारी आंखें, और एकदम फिट बॉडी जो उन्हें पूरा डैशिंग लुक दिए हुए थी। वो दादाजी के साथ ही उपस्थित 5-6 आदमियों के ग्रुप में जाकर बैठ गए। सभी दादाजी के ही अहम उम्र थे, इसीलिए उन्हें उनकी बातों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। दादाजी के एक मित्र ने युवराज को देखकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा कि ये वही लड़का है, काफी जवान और परिपक्व हो गया है। एक न एक दिन बच्चों को बड़ा होना ही पड़ता है। दादाजी मुस्कुराकर बोले तो उनके दोस्त ने कहा, वही तो बड़ा हो गया है, अब करा ही दो। युवराज और दादाजी दोनों थोड़ा आश्चर्य में आ गए। क्या करा दूं? अरे शादी और क्या, सही उम्र में हो जानी चाहिए तो बोझ कम हो जाता है।
वैसे मेरी तीसरी बेटी की 12वीं की अंतिम परीक्षा अगले महीने खत्म होने जा रही है, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? सुनते ही युवराज की दोनों मिठियां भीज गई। दादाजी उनको देखकर गुस्सा भाग चुके थे। वो अपने दोस्त से बोले, यार किशोर, तू भी ना। अरे बच्चों के भी तो कुछ सपने होते हैं। पहले युवराज अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और बड़ा आदमी बन जाए, फिर सोचेंगे आगे का। अरे तो शादी के बाद भी बड़ा आदमी बना जा सकता है, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। क्यों युवराज, तुम क्या कहते हो? वाई नॉट, लेकिन पहले अपनी बेटी से जाकर उसकी इच्छा तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है, क्योंकि मैं तो शादी और पैशन में कॉम्प्रोमाइज करने से रहा। ओपिनियन भी जान लिया जाए ताकि भविष्य में वो इतनी दृढ़ बन सके कि अपनी पहचान खुद के दम पर बना पाए, ना कि मेरी कामयाबी का छोर पकड़कर पीछे पीछे चलते हुए उसे शर्म आए। उनकी बात सुनकर वहां एकाएक चुप्पी छा गई। किसी को लगा नहीं था कि युवराज इस तरह सबकी जबान पर ताला मार देंगे। युवी, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते बेटा। किशोर ने तो बस मजाक में पूछा था। बाकी हर माता पिता अपने बच्चों की भलाई ही चाहता है। दादाजी वहाँ के गंभीर मामले को सुलझाने की कोशिश में बोले, तो फिर बेहतर होगा कि मेरे आगे इन मजाक की चर्चाओं को ना ही करें, क्योंकि मैं ना ही तो इनमें भागीदार बनना चाहता हूँ, ना ही ज़बरदस्ती मुझे कोई बनाए ये चाहता हूँ। युवराज तल्ख लहजे में बोलकर वहाँ से उठ गए। अभी बच्चा है ना, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। दादाजी बात संभालते हुए बोले, हाँ भाई, गुस्सा तो है पर तमीज़ अभी तक नहीं आई। युवराज ने जाते जाते ये सुन लिया और एक जगह जाकर दीवार में ढेरों मुक्के मार दी। पता था मुझे यहाँ के लोग आज भी पहले जैसे ही रहेंगे। अच्छा होता अगर यहाँ आता ही नहीं। घर के बाहर कुछ बच्चे खेल कूद में लगे थे, जिन्हें देखकर युवराज के सामने उनका अतीत घूमने लगा। फिर वही यादें उनको घेरने लगी थी, इसीलिए उन्होंने बच्चों से निगाह हटा ली और खुद को किसी और काम में व्यस्त रखने की सोचने लगे। उधर जमुना देवी बेटे के आने की खुशी में एकदम पागल हुई जा रही थी। पूरे घर की तैयारियों को अच्छी तरह देखते हुए उसने श्रद्धा को पास बुलाया, जो कि घर के बाहर रंगोली बना रही थी, और उसके हाथ में मिठाई का एक डब्बा थमा दिया। आज मेरा बेटा आ रहा है पूरे 2 साल बाद, इसीलिए नहीं चाहती कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ लौटे। थोड़ी देर बाद वो कोठे के काम पहले निपटाकर खेतों का काम देखने के लिए निकल गई। शादी को देखकर बरबस ही वो मुस्कुराने लगी और खुद को किसी दुल्हन की तरह लाल चूड़ी, लहंगे और गहनों से सजी धजी होने की कल्पना करने लगी। जरा इधर तो आओ। कभी उसकी तंद्रा को तोड़ते हुए शादी वाले घर की ही किसी औरत ने आवाज लगाई। जी कहिए। वो उस घर के आंगन की दहलीज से थोड़ी दूर आकर खड़ी हो गई। मेरी भतीजी का ब्याह है कल। आज से सभी मेहमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बाहरी ज़मीन थोड़ी समतल कर दो, लेकिन ज़रा इस बात का खास ध्यान रखना कि सिर्फ चौखट के बाहर रहकर ही काम करो। गलती से भी अंदर पाँव मत रख देना, समझी? और पैसों की चिंता मत करना, वो भी दूंगी। जी ठीक है, आपका काम अभी हो जाएगा। उसने तुरंत हामी भर दी। उसने गीली मिट्टी सानी और चौखट के भारी हिस्से पर उसका लेप करके समतल करने लगी। तभी वहीं खेल रहे एक शरारती बच्चे की नज़र उसके मिठाई के डब्बे पर पड़ी, तो वो उसे मांगने के लालच से उसके पास आ गया। सुनो, क्या तुम मुझे अपनी मिठाई खाने दोगी? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, जिस पर वो रीझ गई। इसमें पूछने जैसा क्या है? जितना मन करे खा सकते हो। ठीक है, पर किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी मिठाई खाई है, नहीं तो डांट पड़ेगी। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मिठाई का डब्बा उस बच्चे को पकड़ा दिया जो उसने बराबर में ही रखा हुआ था। तुम बहुत अच्छी हो श्रद्धा। इतना कहकर बच्चा भाग गया। ओह, तो फाइनली नाम याद आ ही गया, श्रद्धा। उसने हैरानी से ऊपर देखा तो युवराज दीवार की बनी रेलिंग पर कोहनी टिकाए उसे ही देख रहे थे। अरे आप? जी मैं, क्यों नहीं हो सकता क्या? नहीं मतलब अचानक से आपको देखा तो बस पूछ लिया। उसने दृष्टि झुकाकर कहा। जाने क्यों आज युवराज को देखकर उसे कल शाम वाला वाकया याद आ गया, जो वो उनके बेहद करीब थी, जिसे सोचते ही उसके बदन में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। वैसे अब मानना पड़ेगा, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 साइड बिजनेस है श्रद्धा जी के। क्या कहना चाहते हैं आप? उसने आश्चर्य से कहा। इसमें कहने वाली कौन सी बात है? जब पहली बार मिली थी तब खेतों में काम कर रही थी, जब दूसरी बार मुलाकात हुई तो चूड़ियाँ बेच रही थी, और अब ये कोई नया मिट्टी से जमीन सजाने का काम? वो सहजता से बोली। अरे नहीं, ये तो बस आज ही कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम ही जानो, मुझे चलना चाहिए। कहकर युवराज ने चौखट से बाहर पाँव रखा तो उसने उन्हें रोक दिया। नहीं, यहाँ से बाहर अभी मत जाइए। अब कब अंदर आना है, कब बाहर जाना है, ये भी तुम बताओगी? मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? वो तो मिट्टी अभी गीली है। आप उस दिन की तरह गिर गए तो फिर मुझसे मत कहना कि बताया नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ ठीक है, और तुम अपने काम पर ध्यान दो, समझी? युवराज ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा।
वो जाने को हुए इतने में उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने गर्दन दूसरी ओर मोड़ ली और फ़ोन पर बात करने लगे। श्रद्धा अपना काम लगभग खत्म ही कर चुकी थी कि अचानक कुछ बच्चों के झुंड ने खेल खेल में उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसका पैर मिट्टी में फिसल गया और संभलने की कोशिश में मिट्टी से रंगे दोनों हाथ उसने युवराज के पीठ पर टिका दिए, जिसके छाप उनके कुर्ते के पीछे छप गए। युवराज को कुछ महसूस हुआ तो वो पीछे मुड़े। इतने में उसने दोनों हाथ को कमर के पीछे छुपा लिए और अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसे देखकर युवराज ने टेढ़ा मुंह बना लिया। व्हाट? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? जी जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो हकला कर बोली। तो फिर दूर हटो मुझसे, स्टूपिड गर्ल। वो फोन को कान से लगाए दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। अब क्या करें, इन्हें पता चला कि इनके कुर्ते के पीछे मेरे हाथों की मिट्टी के छाप लग गए हैं तो बहुत नाराज हो जाएंगे और बाकी लोग भी तो इनका मजाक बना सकते हैं। धूप तेज थी इसीलिए सभी लोग अंदर कमरों में थे। मौका देखकर वो मिट्टी से सने हाथों को लेकर उनके पीछे जाने लगी। रुकिए, युवराज आधी सीढ़ियां ही चढ़े थे कि उसकी आवाज़ से रुक गए और पीछे पलटकर हैरानी से पूछने लगे, क्या है? क्यों मेरे पीछे पीछे मंडरा रही हो? जी मैं कह रही थी कि आप ऊपर क्यों जा रहे हैं? सब लोग तो नीचे है ना, तो आप भी नीचे ही रहिए, क्योंकि ऊपरी मंजिल खुली हुई है, वहाँ गर्म हवा से आप बीमार हो सकते हैं, माथे का पसीना पोंछ कर कहा। उसकी बात सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आ गया। मेरी मर्जी, मैं ऊपर जाऊँ या नीचे रहूँ, तुमको क्या परेशानी है? तुम ना डॉक्टर हो ना मेरी कोई सलाहकार या केयर टेकर जो इस तरह मेरे पीछे लगे लगे इंस्ट्रक्शंस दे रही हो। इतना सुनकर वो दोबारा पीछे मुड़ गए और वो तपाक से उनके सामने आ गई और दोनों हाथों को फैलाकर उनका रास्ता रोक लिया ताकि वो ऊपर ना जा पाए। क्या बदतमीजी है, हटो आगे से। युवराज ने झुंझलाकर ऊपर जाना चाहा मगर वो तब भी हटी नहीं। आप शहर वाले हैं लेकिन हम तो पैदा भी यही गांव में हुए और बड़े भी यही हुए हैं, इसलिए हम 100% कह सकते हैं कि आपकी त्वचा धूप से झुलस सकती है। देखिए कितनी अच्छी शक्ल है, धूप की वजह से सिकुड़ जाएगी, फिर क्या मुंह लेकर जाएंगे वापस? लड़कियां आपको दाना भी नहीं डालेंगी और हमने तो सुना है कि शहरी लड़कियों को सुंदर लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। युवराज उसके अजीब तर्कों को सुनकर खींच उठे थे। श्रद्धा जी, बेहतर होगा अपने इन सब बेसिर पैर के लॉजिक्स को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। रही मेरी शक्ल की बात, वो झुलसे या सिकुड़े आपको क्या परेशानी है? जाकर अपनी सूरत को निहारिए जो प्यास और थकावट से जर्जर मिट्टी की तरह सूख चुकी है। उसकी परवाह करेंगी तब जाकर कोई सुयोग्य लड़का मिलेगा। चिलचिलाती धूप में अपने यौवन को गैरों के लिए जलाकर नहीं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी खुद मुझे अनजान लड़का समझकर भागने लगती हो और कभी जबरदस्ती मुझसे चिपकना। युवराज उसके बाद काट कर तल्खी से बोले, क्या कहा आपने? मैं आपसे क्यों चिपकने लगी भला? वो तो आप हमारे गांव में मेहमान बनकर आए हैं, इसीलिए बता रही थी कि धूप से बचकर रहे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। पर आप हैं कि? उसका स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया। इतने में युवराज निचले होंठ को दबाते हुए गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर बोले, पर मैं हूं कि? बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं बेपरवाह इंसान हूँ, समझी? दूसरों की सलाह लेना या उनके दिल में अपने लिए फिक्र की तलाश करना कोई मायने नहीं रखता। अब जाओ यहाँ से चुपचाप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज की गुस्सैल सूरत देखकर वो सच में घबरा गई और उन्हें रास्ता दे दिया। क्या होगा पता नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। संजय और उसके बाकी दोस्त ऊपर कुर्सियां जमाकर साथ में बैठे बातचीत कर रहे थे। युवराज को आता देखकर वो खुश हो गया। आओ युवी, इन सभी से मिलो। उसने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। युवराज हल्की सी मुस्कान लबों पर टिकाए उसकी ओर बढ़े तो संजय ने उनको गले लगाया, पर बाकी सभी आपस में आंख मारकर हंसने लगे। अरे, इसमें हंसने वाली क्या बात है? दोस्त है हमारा, कभी बचपन में साथ मिलकर खेला करते थे, संजय बोला। हमने कब कहा कि तुम्हारी दोस्ती पर हंस रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे दोस्त के फैशनेबल कुर्ते की तारीफ कर रहे हैं। हाँ भाई, सही कहा। हमने तो बस सुना था कि शहरी लोग अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, आज देख भी लिया। काफी महंगा कुर्ता जान पड़ता है। इतना कहकर संजय के सभी दोस्त ठहाका लगाने लगे। युवराज का दिमाग पहले ही गर्म था, ऊपर से अब ये सब। उनका पारा और हाई हो गया। जी हाँ, ट्रेंडिंग स्टाइल है तो क्या, चांद सितारे तो जड़े नहीं हैं इसमें कि हंसा जाए। जरा रुको युवी, तुम्हारा कुर्ता तो सच में अजीब ही स्टाइल का लगता है। संजय ने एक नज़र कुर्ते के पीछे डालकर कहा। क्या मतलब अजीब स्टाइल? समझ गया। तुम और तुम्हारे ये दोस्त मेरे साथ मजाक के मूड में हैं ताकि मैं सबके सामने बेवकूफ़ लगूं। क्यों, सच कहा ना मैंने संजय, पर मैं इस तरह के मजाक बर्दाश्त नहीं करता। एंड आई एम लीविंग दिस प्लेस राइट नाउ। इतना कहकर वो गुस्से में जाने के लिए बढ़े कि संजय ने रोक लिया। अरे, गलती हो गई हमसे, हमें माफ़ कर दो भाई, लेकिन सच बात तो यही है कि तुम्हारा कुर्ता पीछे से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आओ मेरे साथ,
संजय उनको एक कमरे में ले गया जहां शीशे के सामने उन्हें उल्टा खड़ा करके पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा। युवराज ने जब खुद के कुर्ते के पीछे छपे हाथों को देखा तो उनका पारा हाई हो गया। टू समवन, किसने किया ये सब? देखो, गुस्सा मत करो, शायद किसी बच्चे की शरारत होगी। तुम भी तो बचपन में ऐसे ही कारनामे किया करते थे। आज तुम्हारे साथ किसी ने कारनामा कर डाला। संजय हंसता हुआ बोला। लेकिन युवराज को तमतमाया देखकर उसने भी हंसना बंद कर दिया और दूसरा सफेद कुर्ता लाकर दे दिया। आई नो कि ये कारनामा किसके हाथों की देन है, युवराज ने गुस्से में आस्तीन फोल्ड करते हुए कहा। श्रद्धा अपने काम का पैसा लेकर वापस जाने लगी। तभी थोड़ी दूर पर जहां आसपास कोई नहीं था, किसी ने उसका हाथ पकड़कर दीवार की एक ओर खींच लिया। अरे आप, सहसा उसके मुंह से निकला। युवराज श्रद्धा पर दृष्टि गड़ाए हुए बोले, जी मैं। वैसे मजा तो तुम्हें बहुत आया होगा मेरे अच्छे भले कुर्ते की रंगाई पुताई करने में। तभी मेरे पीछे पीछे घूम रही थी ना? जी नहीं, मैं बताने ही वाली थी, पर युवराज ने कस के उसकी बाजू को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। बताने वाली थी, पर कब? इन गांव वालों के सामने जब मैं मजाक बनकर रह गया, तब जाकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही हो ताकि बच सकूं। क्या लगता है तुमको कि इतना आसान होगा मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मुझसे बचकर भाग निकलना? एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझे छुए या मेरी इंसल्ट करे। और तुमने यही गलती करके खुद को मेरी नज़र में दोषी साबित कर दिया है। वैसे गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये सारा गांव, यहाँ के लोग और उनके विचार, सब कुछ जहर भरा है। तुम भोली सूरत वाली लड़कियां जितनी सीधी लगती हो, असल में उतनी ही ज़्यादा तेज हो जिन्हें बस बहाने चाहिए किसी पराये मर्द को छूने के। तभी श्रद्धा ने झटके से उनके सीने पर दोनों हाथ से बल लगाकर उन्हें पीछे धकेल दिया। बस करिए आप। माना मुझसे गलती हुई है, या माना कि छोटी जात हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सम्मान पर उंगली उठाएंगे। और उसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि किसमें कितना जहर भरा है, जो खुद खड़े खड़े ही एक लड़की के चरित्र को आंक गई। श्रद्धा ने गुस्से भरी निगाहों में कहा, और अच्छा ही होगा कि आप उसी जगह चली जाएं जहां से आए हैं। उसकी आंखों से आंसू की लंबी धार बह निकली। युवराज कुछ भी बोल पाते कि तब तक वो रोती हुई वहां से भाग गई। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? खामखा ही उससे कुछ ज्यादा उल्टा कह गया। मुझसे सच में गलती हो गई, लेकिन करता भी क्या? ये गांव और इस पे बसने वाले हर इंसान से मुझे नफरत सी होती है। पर जो कुछ मैंने श्रद्धा को आखिर में कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। कुछ भी करके मुझे माफी मांगनी होगी। युवराज को अचानक ही अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने दूर जाकर हर गली में उसको ढूंढा ताकि वो मिल जाए, लेकिन श्रद्धा कहीं भी दिखाई नहीं थी। उनको रह रहकर श्रद्धा से किए गए बुरे बर्ताव का पश्चाताप महसूस हो रहा था। उन्होंने आज जो कुछ श्रद्धा से कहा, उसकी माफी मांगने का विचार उनके मस्तिष्क पर हावी था। तभी वो तेजी से दादाजी के कमरे में चले गए। सुनिए दादाजी, वो हड़बड़ाते हुए फौरन अंदर घुसे तो दादाजी ने हाथ में पकड़ी किताब टेबल पर रख दी। आओ युवी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? कोई दिक्कत हो तो बताओ। वो जमीन पर बैठ गए और उसे दादाजी की गोद में रखकर बोले, दादाजी, क्या मैं सच में बुरा हूँ? क्या मुझे इस जगह को छोड़कर लौट जाना चाहिए? दादाजी ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेर कर कहा, बिल्कुल नहीं युवी बेटे, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान दिल से बुरा हो। बस कई बार हमारी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब जाने अनजाने में हम बुरा बन जाते हैं। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? उस गलती को सुधार लेना चाहिए। पर कैसे? क्या माफ़ी मांगना काफ़ी होगा उन शब्दों के लिए जिनसे किसी को रेस्पेक्ट को ठेस पहुँचे? गुस्से में बहुत बार हम अपना आपा खो देते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। उन शब्दों को तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर उसके बदले में माफ़ी मांगने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। प्रयास करो कि जिस भाषा के इस्तेमाल से तुमने किसी को दुखी किया था, उसी का कार तुम्हारी अच्छी भाषा हो। क्या पता कि जो आहत हुआ है वही दोबारा तुमसे जुड़ जाए। क्या आप सच कह रहे हैं? एकदम सच। पर ज़रा ये बताओ कि आज इतना सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमसे भी कोई गलती हुई है? दादाजी ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा तो युवराज हड़बड़ाकर उठ गए। कुछ नहीं दादाजी, बस यूं ही मन किया तो पूछ लिया। भविष्य में काम आएगा ना? इतना कहकर वो वहां से तुरंत चले गए। तेरा भी कुछ समझ नहीं आता। दादाजी ने मुस्कुराकर वापस किताब उठा ली। श्रद्धा एक हाथ में पानी का ग्लास और दूसरे में दवाई लेकर अपने बाबा के पास आकर बैठ गई। आज भी उसका बदन हमेशा की तरह ढेरों काम करने से दुख रहा था, पर इसके बावजूद वो अपने बाबा की सेवा का पूरा ध्यान रखती थी। उसने अपने बाबा को दवाई दी, फिर उनके पैर दबाते हुए बोली, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए बाबा। माँ इस दुनिया में ना सही, पर बेटी तो अभी जिंदा है ना, और देखेगा एक दिन आप भी पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। फिर हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। पहले की तरह मैं छोटी छोटी बातों पर रूठ जाऊंगी और आप मुझे तरह तरह से मनाएंगे।
थोड़ी सी मगर खुशियों भरी जिंदगी हमारी भी दोबारा होगी। कहते हुए उसने अपने बाबा की तरफ देखा, जो दीवार का टेक लेकर चारपाई पे बिल्कुल किसी निर्जीव व्यक्ति की तरह शांत लेटे थे। उसने उनकी ऐसी हालत देखी ना गई और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। बाबा, पता है आप इस तरह चुपचाप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं चाहती हूँ कि आप पहले की तरह बोले मुझसे, मुझे प्यार से डांट लगाएं, मेरे संग पूरा गांव घूमें। अगर आज माँ यहाँ होती तो आपको बहुत डांटती, क्योंकि आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी नहीं बोलते, न डांटते हैं न दुलारते हैं। आखिर क्यों तुम मुझसे बात नहीं करते बाबा, बोलिए ना, क्यों कुछ बोलते नहीं। वो फक फक कर रो पड़ी कि तभी पीछे से उनकी ताई जी ने जोर की आवाज़ दी, यहाँ बैठी रोती रहोगी या उस ठाकुर के यहाँ भी जाओगी? पता नहीं कब हमारे सिर से इस रणजीत नाम की बला उतरेगी। बस ताई जी जा ही रही थी, उसने अपने आंसू पोंछकर उठकर खड़ी हो गई। और हाँ, अब इन दवाइयों का खर्चा हम नहीं उठा सकती, आगे की व्यवस्था कैसे करनी है तुम ही देखो। कमला मुंह फेर कर बोली, जी समझ गई ताई जी, मैं बाबा के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो इतना कहकर घर से निकल गई। आज रंजीत की आलीशान कोठी के बाहर दो बड़ी जीप खड़ी थी, जिन्हें दो नौकरों द्वारा अच्छे ढंग से धोया जा रहा था। उनमें आपस में कुछ खुसर फुसर भी चल रही थी। जरा बढ़िया से साफ करो, गाड़ी चमकनी चाहिए। हाँ भाई, वरना छोटे ठाकुर साहब की क्या पता हमारी गर्दन ही पकड़ लें। वैसे सुना है शहर में बहुत बड़ा कारोबार जमा चुके हैं, वो भी इतने कम समय में। बेटे हैं तो कहाँ कैसे हाथ आजमाना है, उनसे अच्छा कौन जाने। उन दोनों की बातों से श्रद्धा समझ गई कि रंजीत का बेटा गौरव ठाकुर आ चुका है, पर सुबह सुबह ही उसके आने की खबर मिल जाएगी उसने सोचा नहीं था। इसीलिए उसने एक बार उन्हीं नौकरों से पूछना बेहतर समझा। सुनिए, क्या छोटे ठाकुर यहाँ आ चुके हैं? हाँ बहन, सुबह 5 बजे ही लौटे हैं, तभी तो पूरा घर उनकी खातिरदारी में लगा हुआ है, उनमें से एक ने कहा। जी बताने के लिए धन्यवाद। श्रद्धा डरी सहमी सी दूसरे गेट से होकर छोटे छोटे डग भरते हुए अंदर चली गई। उसका मन गौरव का नाम सुनते ही घबरा उठा था। श्रद्धा का सबसे पहले काम हुआ करता था पानी लगाकर घर और आंगन की सफाई करना, फिर कपड़ों को धोना और सुखाना। दो जगह जाने की उसे अनुमति नहीं थी, एक पूजा घर और दूसरी रसोई। इस स्थान को पवित्रता प्राप्त थी और श्रद्धा के कदम वहां पड़ने से जगह अपवित्र हो जाती, छुआछात की दृष्टि से। इसीलिए सभी छोटे बर्तनों को इकट्ठा ही आंगन में बैठकर मांजना पड़ता था, जहां 10 बजते ही धूप अपना पहरा जमा लेती थी। उसके उपरांत अनाज के भंडार गृह में जाकर साफ सफाई का उचित ध्यान रखना और अनाज को सुखाना। साथ ही गाय भैंसों को चारा भी उसे अकेले ही काटना पड़ता था। काटने के दौरान अक्सर उसकी हथेलियाँ कई बार पूरी तरह से छिल चुकी थी, परंतु जमुना देवी को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। वो सभी छोटे बड़े कामों में किसी भी तरह श्रद्धा को झोंक डालती। इसके बाद भी दोपहर होते होते खेतों में जाकर फसलों की खोज खबर लेना आदि काम करते हुए ही उसका पूरा दिन बीत जाया करता, क्योंकि इन दिनों फसल भी पूरी तरह पक चुकी थी। इसीलिए वो अपने खेत की फसल को जल्द से जल्द काट कर उसका भंडारण करवा देना चाहती थी, वरना कुछ समय बाद वो सूखने लगती। पर अपने खेत की फसल को कटवाने के लिए उसके पास न तो दूसरा साथी था, ना ही कोई मजदूर। ऐसे में ये काम भी वो खुद ही किया करती। मुश्किल से बचे कुछ समय में अपने बाबा की दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए उसे चूड़ियाँ बेचने भी जाना पड़ता था। सारा दिन फुर होकर कहाँ उठ जाता था, इसका ख्याल भी उसे नहीं रहता। बस दो ही चीज़ थी जो उसको सबसे ज़्यादा दुखी दिया करती थी, अपने बाबा की बिगड़ी सेहत और पढ़ाई, जिसका सपना महज सपना ही बनकर रह गया। जब सुबह सुबह वो अपने ही जैसे 17-18 साल के कई लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखती तो उसका मन भी स्कूल जाने के लिए ऐंठने लगता। शाम के समय जब वो खेतों से अनाज के भारी गट्ठर सर पे लाते लौटती तो कंधों पर बस्ता टांगे हंसती झुकती लड़कियों को करीब से गुजरते देखकर उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो जाती। कभी उसके बाबा ने भी बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर गांव के निकट बने एक कन्या विद्यालय में उसके दाखिले की गुहार लगाई थी। बदले में जितनी भी फीस जाती थी वो देने को तैयार थे, मगर विद्यालय में केवल ऊंची खर जाति की लड़कियों को पढ़ाने की मान्यता प्राप्त थी। वहाँ भी उनकी किस्मत ने उनको धुतकार दिया और ऊंच नीच की दुनिया में एक नन्हा सा दिल किसी पुराने खिलौने की तरह टूटकर मिट्टी की ही परतों में वक्त के साथ दबता चला गया। वही भेदभाव उसकी जिंदगी में आज भी कायम था, लेकिन जवाब देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अंदर पहुंचकर श्रद्धा की घबराई निगाहें बस गौरव को ही खोजने लगी। अचानक जमुना देवी सीढ़ियों से नीचे आते ही उसके ऊपर बरस पड़ी। 7 बजाए हैं और अब आ रही है। उस दिन मालिक की बात दिमाग में नहीं घुसी थी क्या, जो बार बार एक ही गलती करने का शौक चढ़ा है? बता रही हूँ, कल से तूने एक भी मिनट देर की ना आने में तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। श्रद्धा ने बिना कुछ कहे नजरें नीची कर ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अब यह ऐसे बुत बनकर क्या खड़ी है? जा
सबसे पहले रात के बर्तन मांज, फिर सीधा ऊपर जाके गलियारे की पानी से धोकर सफाई कर देना। बाकी के काम बाद में बताती हूँ। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। इतने में जमुना देवी ने फिर टोका, और सुन, मेरा बेटा ऊपर वाले कमरे में ही सो रहा है। सफाई करते वक्त कोई भी खटपट की तो टांगे तोड़ दूंगी। जी, कहकर उसने मन ही मन राहत की सांस लिए, जानकर कि अभी गौरव अपने कमरे में है और सो रहा है। उसने अपनी चुन्नी को कमर पे बांधा और आंगन में नल के नीचे रखे ढेरों बर्तनों को मांजने बैठ गई। कुछ ही मिनट में उसने झटपट बर्तनों को धोकर प्लास्टिक के टोकरी में रख दिया। अपने काम को करने में हमेशा फुर्ती दिखाती थी। यही वजह थी कि जमुना देवी सबसे पहले काम भी उसी से कराती, क्योंकि कोई भी काम होता वो मिनटों में सही ढंग से निपटा देती थी। बर्तन धोने के बाद उसने घर के रसोइये को बुलवाकर उन्हें रसोई में रखने को कह दिया और जल्दी से 2 बड़ी बड़ी बाल्टियों में हैंडपंप से पानी भरकर गलियारे धोने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। गलियारे का आकार चौकोर था। तरफ का हिस्सा साफ करने के बाद जैसे ही बाईं ओर मुड़ी कि उसकी नज़र उस तरफ बने कमरे पर पड़ी। सफ़ेद कुर्ती में कोई आदमी अंगड़ाई भरता हुआ कमरे से बाहर की ओर निकला और नीचे झांकने लगा। श्रद्धा को केवल उसकी पीठ ही दिखाई पड़ रही थी। उसने इस कद काठी का कोई आदमी पहले कभी कोठी में नहीं देखा था। फिर एकदम उसे गौरव का ख्याल आया। जमुना देवी ने भी बताया था कि वो ऊपर वाले ही किसी कमरे में सो रहा है। वो कुछ और सोच पाती कि इतने में उस आदमी ने अपनी गर्दन दबाई और घुमा दी। उसकी हल्की सी झलक देखते ही उसके हाथों से पानी की बाल्टी छूटकर नीचे गिर पड़ी और घबराकर वो एक खंभे के पीछे दुबक गई। बाल्टी के गिरने की आवाज़ सुनकर वो आदमी बाईं तरफ ही आने लगा और उसके कदमों की आहट सुनकर श्रद्धा के हाथ पांव फूल गए। उसने खुद को खंभे के बिल्कुल पीछे दीवार में सटा लिया। तभी वो आदमी उस खंभे से जहाँ वो छुपी थी उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया। अभी भी उसको उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी, मगर वो फिर भी वहीं दुबक कर खड़ी रही। आदमी ने इधर उधर देखा, फिर किसी को ना पाकर वहां से सीढ़ियों की तरफ चला गया। उसके जाते ही उसने राहत की सांस ली। भले ही वो आदमी की हल्की सी शक्ल देख पाई थी, लेकिन उसे इतना यकीन जरूर हो गया था कि शायद वो गौरव ही था। खैर, उसने जल्दी जल्दी पोछा लिया और बिखरे हुए पानी को साफ करने बैठ गई। अचानक उसकी हथेली पर किसी ने जोर से अपनी जूती रखी। आह! उसने दर्द से चीखते हुए जो ही अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो सच में गौरव खड़ा था। उसको देखकर श्रद्धा की आंखें चौड़ी हो गई। वो किसी ललचाई नजरों से उसे घूर रहा था। आप यहाँ? उसने हकलाती जुबान में कहा। तभी गौरव ने उसकी हथेली से अपनी जूती हटाई। हाँ, हम ही तो हैं। कोई खुशी नहीं हुई क्या देखकर? कहते वो हल्का सा नीचे झुका और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर इतने में वो थोड़ा पीछे खिसक गई। उसको अपने करीब देखकर उसका चेहरा लाल लाल पड़ चुका था। वो कातर दृष्टि डाले धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वो घबराते हुए उतना ही पीछे खिसकने लगी। उसने उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके उसने अड़ियों को सीधा किया और तुरंत भागने की कोशिश की, पर गौरव ने उसकी बाह को पकड़कर दीवार से सटा दिया। कमाल है, सब हमसे मिलना चाहते हैं, वहीं आप हमसे बचकर भाग रही थी। गौरव जी, देखिए, मुझे जाने दीजिए। उसने घबराई हुई नजरों को नीचे करके कहा। चली जाना, लेकिन पहले कुछ बातें तो करती जाओ। उसने एक हाथ उसकी कमर के पीछे डालते हुए उसको बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। डर के कारण उसने दोनों आंखें जबरदस्ती मीच ली। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी और आंखों से आंसू बह आए। अरे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? सबको मौका नहीं मिलता हमारे करीब आने का। खोलो आंखें। कहते हुए वो आंसू पोंछने के बहाने उसके गालों पर अंगूठा फिराने लगा। श्रद्धा सिर से पैर तक कांप गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोलकर उसका चेहरा भी देख सके। मैंने कहा, आंखें खोलो अपनी। गौरव अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले आया। उसकी सांसें इतनी पास महसूस करते ही वो पूरी तरह घबरा गई। फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली, जिस पर गौरव को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आंखें खोल। उसने अचानक अंगूठा फिराते फिराते उसके जबड़ों को कसकर पकड़ लिया। आह! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने आंखें खोल दी। गौरव का मुंह उससे बस 2 इंच की दूरी पर था और उसकी उत्तेजित निगाहें बिल्कुल खा जाने वाली थी। उसने उसका जबड़ा छोड़ दिया, वापस उंगलियों से उसके चेहरे को सहलाते सहलाते अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर ले गया। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो श्रद्धा तुम। उसका हाथ उसकी गर्दन के नीचे तक जाने लगा तो हिम्मत करके श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव को उसकी इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने उल्टा उसकी कलाई को पकड़ा और पीछे मोड़ते हुए उसे दीवार में भिड़ा दिया। वो दर्द से कराहते हुए रो पड़ी कि इतने में वो फिर से अपना चेहरा उसके करीब ले आया और उसके होठों को छूने की कोशिश करने लगा। तभी जमुना देवी वहां आ गई तो उसने फौरन श्रद्धा को छोड़ दिया और जाकर अलग खड़ा हो गया। अरे, इतनी जल्दी उठ गया मेरा बेटा? जमुना देवी ने उसको देखकर कहा तो उसने किसी संस्कारी बेटे की तरह जाकर उसके पाँव को छू लिए। जी अम्मा, सुप्रभात। जीता रहे। मैं अभी तेरे लिए अपने हाथों से बनाकर अदरक तुलसी वाली चाय लाती हूँ।
तभी जमुना देवी की नजर श्रद्धा पर पड़ी। तू यहाँ खड़ी क्यों रो रही है? कुछ नहीं अम्मा। मुझे देखते ही अपना होश खो बैठी और गिर पड़ी बेचारी। कौरव ने पैनी निगाह उस पर डालते हुए कहा, ये 2 टके की छोरियां होती ही ऐसी हैं। बस कोई नौजवान दिखा नहीं कि आंखें सेकने बैठ गई। जमुना देवी ने मुंह बनाकर कहा, तू नहा ले बेटा, तब तक इसे तो मैं देख लूंगी। जी अम्मा। इतना कहकर गौरव ने ललचाई दृष्टि से उसको देखा, जो डर की वजह से कांप रही थी, और वापस कमरे में चला गया। और तू खबरदार जो मेरे बेटे पर अपनी बुरी नजर भी डाली तो समझी। चल जाके काम कर, बड़ी आई। जमुना देवी नाक मुंह सिकोड़ती हुई वहां से चली गई। उसने किसी तरह खुद को संभाला और आंसू पोंछकर दोबारा काम करने में जुट गई, मगर बार बार उसकी नजर गौरव के कमरे की ओर चली जाती। उसका पूरा ध्यान आज काम से ज्यादा अपने आसपास था कि कहीं वो फिर से आकर उसको पकड़ ना ले। उसने अपने शरीर पर उसकी उंगलियां घूमती महसूस हो रही थी। अंदर ही अंदर एक बहुत बुरा एहसास कचोटता जा रहा था, जिसे सोचकर उसकी आंखें फिर से भर आई। जाने क्या होगा आगे। इस बार तो जमुना देवी बीच में आ गई थी, पर अगली बार कौन आएगा? जारी है क्या होगा अगली बार जानने के लिए देखते रहिए खेल मोहब्बत का।